हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं टीके सानी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सॉलिड स्टेट का वन शॉट। वन शॉट मीन्स क्या कि सॉलिड स्टेट से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इस वीडियो के अंदर से ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये इतना छोटा सा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉलिड स्टेट का जितना भी थियोरेटिकल सवाल होगा, चाहे वो 2 मार्क्स का होगा शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को हम क्वेश्चन और आंसर वाइज इसको ड्राइव कर दिए हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहे तो आपका सॉलिड स्टेट से एक भी सवाल थियोरेटिकल नहीं छूटेगा, मतलब लिखने वाला सब्जेक्टिव सवाल आपका एक भी इससे बाहर नहीं जाना जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जरूर जाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर देखिए, सॉलिड स्टेट का पहला सवाल आता है। ठीक है, शुरुआत वाला सवाल आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। इससे पहले भी आता है ठोस क्या होता है, ठोस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठोस 2 प्रकार का होता है। तो ठोस 2 प्रकार में यहाँ से सवाल उठना स्टार्ट हो जाता है। पहला सवाल आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो आपको सवाल पूछने या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, तो 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो उसको आप आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसा सॉलिड जिसमें उपस्थित अवयवी कण एटम मॉलिक्यूल से आयन 3D में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में रवादार ठोस भी कहा जाता है। कौन सा दार, रवादार ठोस। कभी कभी देखिए एग्जाम्पल में आ जाता है रवादार ठोस भी, ठीक है, भी कहा जाता है, रवादार ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है बता इनमें से कौन रवादार ठोस है, तो आपको इनमें से यही एग्जाम्पल में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो पूछा जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड इनमें से कौन है, ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से मिल जाएगा, इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स में अगर सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, वैसा सॉलिड जिसमें उपस्थित अवयवी कण जैसे एटम मॉलिक्यूल आयन 3D में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एटम मॉलिक्यूल या आयन 3D में व्यवस्थित होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में। तो सर इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग एक साधारण सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे हम लोग जब घर वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, क्या बनवाते हैं हम लोग, जब हम लोग घर वगैरह बनवाते हैं तो घर बनवाने के दौरान जो है ईंट मंगवाते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर में ईंट लोड होकर के आता है और उसके साथ में 2 लेबर भी आता है, 1-2 लेबर भी आता है, या तो फिर क्या करता है ड्राइवर ही भिड़ जाता है उसको खाली करने के लिए। तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है, वो घर वालों से पूछता है कि भैया क्या करें, इस ईंट को ऐसे उठा के फेंक दें टेलर से, या फिर आप इसको जो है गुच्छा लगा करके रखें, या मतलब थोक में लगा दें, मतलब कोई ना कोई उसको अरेंज करके रख दें। तो घर वाला बोलता है भैया 150 टका ले लीजिएगा, आप उसको अरेंज करके रख दीजिए, नहीं तो ऐसे फेंकिएगा तो मेरा ईंटा टूट जाएगा। तो वो क्या करता है 150 टका लेता है चाय सा पीने के लिए, आराम से वो पैसा ले करके पहले ईंट को खाली कर देता है और गुच्छा लगा करके चौंक देता है अच्छे से। ठीक है, उससे क्या मिलता है, कोई ना कोई ज्योमेट्री आपको मिलेगा। इन जनरली आपको मिलेगा घनाभ की तरफ मिलेगा। कैसा मिलेगा, घनाभ की तरह आपको ज्योमेट्री मिल जाता है। लेकिन आप उसको अगर पैसा नहीं दिए 150 टका, तो वो क्या करेगा, उठा के फेंक देगा ईंटा को, उठा के जब फेंक देगा ऐसे ही ईंटा को, तो उससे कोई भी ज्योमेट्री नहीं मिलेगा। क्या होगा, उससे कोई भी ज्योमेट्री नहीं मिलेगा। अगर वहाँ हम लोग कोई कण मान लें, ठीक है, उसको हम लोग एक कण मान लेते हैं, उस कण का अरेंजमेंट देखिए, एक हम 2 तरह का अरेंजमेंट हुआ। एक में क्या हुआ, ईंट को जैसे सिंपली फेंक दिया, दूसरा क्या किया, वो ऐसे अरेंज करके रखा, जब पैसा दिए तो अरेंज करके रखा, तो अरेंज करके रखेगा तो कोई ना कोई ज्यामिति मिलेगा। जब अरेंज करके नहीं रखेगा तो उससे उसको कोई ज्योमेट्री नहीं मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि वैसा सॉलिड होगा जिसमें उपस्थित जो कण होगा उसका वो क्या होगा, 3D में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होगा, मतलब वो जब अरेंज होगा तो कोई ना कोई ज्योमेट्री बनाएगा। तो ऐसे ठोस को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। उसका एग्जांपल याद रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl। NaCl को हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और NaBr। ठीक है, इस तीनों एग्जाम ज्यादातर एग्जांपल यही आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर सवाल पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी समझ गए, 2-3 तरीके से पूछा जाएगा इनमें से कौन रवादार ठोस है, क्या है, इनमें से कौन रवादार ठोस है। तो इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, अगर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन का आंसर इतना से लिखना है, और साथ में एग्जांपल लिखना बच्चों बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप एग्जांपल लिखने से चूक जाते हैं, एग्जांपल अगर आप नहीं लिखते हैं तो नंबर कटने का चांसेस
बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल सहित लिखें। अगर आप नंबर एग्जाम्पल लिख देते हैं तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज मतलब समझने में थोड़ा सा उसको बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आंसर लिखा हुआ तो थोड़ा सा बढ़िया बन जाता है और का मार्क्स वहाँ कटता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल इसी से, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन। क्या कहते हैं इसको? नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस से हिंदी में पूछेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, या फिर इसी सवाल को पूछा जाएगा एमॉर्फस सॉलिड से आप क्या समझते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है, या फिर इसी को पूछा जाएगा एमॉर्फस सॉलिड से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर होगा क्या? सेम। क्योंकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और इसी को हम लोग फॉल्स सॉलिड के नाम से जानते हैं। कौन सा सॉलिड? फॉल्स सॉलिड के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, कौन सा सॉलिड से? फॉल्स सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड के नाम से इसको जानते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं आभासी ठोस। क्या कहते हैं इसको? आभासी ठोस कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन का पूछेगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको क्या करना है? ठीक उल्टा बताना है डेफिनेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या करेंगे? ठीक उल्टा डेफिनेशन बताएंगे। उल्टा डेफिनेशन क्या बताएंगे? जैसे उसमें हम लोग लिखे कि वैसा ठोस जिसमें उपस्थित कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन 3D में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, और यहाँ कर देंगे क्या? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात इसका कोई भी ज्योमेट्री नहीं बनता। तो ऐसे सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मतलब ये कि अगर ये सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स देगा। आपको डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है बच्चों। अगर आपको ये भी याद रहे कि इनको फॉल्स सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं तो इसको आप भी स्टार मार के आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड या फिर क्या कहते हैं? इसको फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? या फिर इसी को हम लोग बच्चों और एक ठोस से नाम जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको बेरवादार। क्या कहते हैं इसको? बेरवादार। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बेरवादार ठोस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए ये भी आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। क्या पूछा जाता है? इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। क्या पूछा जाता है? इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आया इनमें से कौन बेरवादार ठोस है, इनमें से कौन एमॉर्फस सॉलिड है, या फिर इनमें से कौन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यही से एग्जांपल से आप एग्जांपल इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको क्या करना है? ठीक उल्टा डेफिनेशन दे देना है। क्या करना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको उल्टा डेफिनेशन दे करके खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे सवाल आएगा क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए आएगा सवाल। तो डिफरेंस कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्ट बनाएंगे इसका। एक पार्ट में लिखेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे पार्ट में क्या लिख लेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए पहला तो वही हम लोग डेफिनेशन वाला ही वर्ड को घुसा देते हैं इसमें, है ना। इसके कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको लोग ट्रू सॉलिड कहे। ठीक, इसे आभासी ठोस कहा जाता है, जिसको हम लोग फॉल्स सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉल्स सॉलिड अंग्रेजी में कहते हैं इसके कण लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या मतलब बच्चों? अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का कण का अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक हम लोग उसको ज्योमेट्री वाइज हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि इसका कण क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। और इसका कण क्या होता है बच्चों? कम ही जगह में बिना ज्योमेट्री का वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये इसके कण शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, मतलब कहीं भी जगह में ये फैलाव में होता है, ज्यादा दूर तक ये नहीं फैलता है। सेम अगर 5000 कण लेते हैं तो 5000 कण को अगर अरेंज करके रखेंगे, ठीक है, कोई ज्योमेट्री अगर अरेंज करेंगे तो आराम से उसको ज्यादा से ज्यादा दूर तक उसको क्या किया जा सकता है? अरेंज किया जा सकता है, उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग कोई ज्योमेट्री से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर उसको अरेंज करना चाहें तो उसको हम लोग नॉर्मली अरेंज कम से कम जगह में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं इसका कण क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट है हम लोग का या एन आइसोट्रोपिक प्रकृति के होते हैं। तो एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में अगर सेम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक, समदैशिक बोलते हैं। ठीक है, एक समान होता है सब डायरेक्शन में अगर उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे अपवर्तनांक, क्वथनांक, गलनांक। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर उसका सेम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग समदैशिक। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर उनका और अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं हम लोग विषमदैशिक। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, देखिए एनआइसोट्रोपिक को हिंदी में कहते हैं विषमदैशिक। क्या कहते हैं इसका हिंदी, अगर बगल में लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, विषमदैशिक। विषमदैशिक, विषमदैशिक का मतलब क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा बच्चों इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका डिफरेंट अगर आता है तो उसको कहते हैं इसको, ये एनआइसोट्रोपिक प्रकृति का है। और ये इधर लिखा हुआ है यह आइसोट्रोपिक प्रकृति के होते हैं, मतलब ये कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में सेम आता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। नेक्स्ट अगला है, इसमें क्लीन क्लीवेज होता है। इसमें क्लीन क्लीवेज होने का मतलब क्या कि जैसे हम लोग सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले आएंगे पनीर को, ठीक है, पनीर को हम लोग काटेंगे, या फिर सोडियम ले आएंगे, सोडियम को चाकू से काटेंगे। तो आप जिस शेप में आप काट करके उसको निकालना चाहते हैं, जिस शेप में आप उसको काट करके निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो सेम शेप में वो कट करके अलग हो जाएगा। तो ऐसे क्लीवेज को, ऐसे कटान को ही हम लोग क्या कहते हैं, काटने का, काटते जो है उसका सरफेस अगर प्लेन आ जाता है, ठीक है, अगर काटते हैं उसका सरफेस अगर प्लेन आ जाता है तो उसको कहते हैं उसमें क्लीन क्लीवेज हुआ। ठीक है, निश्चित विदलन जिसको कहते हैं हिंदी में, हिंदी बड़ा खतरनाक होता है, निश्चित विदलन, क्लीन क्लीवेज कहते हैं। वही अगर आप किसी शेप में उसको काट रहे हैं, अगर काटने के दरमियान जो है उनका सरफेस जो है अगर वो स्मूथली नहीं कटता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्लीन क्लीवेज नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें क्लीन क्लीवेज होता है लेकिन काफी ज्यादा मेन होता है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज को जब काटेंगे, जब एक्यूरेट जैसे शेप में काट रहे हैं, अगर कट जाता है, जैसे जिस शेप में आप काट करके निकालना चाहते हैं उसी शेप में कट करके बाहर निकल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इसमें क्लीन क्लीवेज हुआ। वही अगर उस शेप में नहीं कट करके इधर उधर से खुदरा रह जाता है उसको कहते हैं क्लीन क्लीवेज नहीं हुआ। जैसे अगर आप सिंपल सा है, अगर आप ग्लास को काटने जाएंगे तो ग्लास काटने वाला क्या करता है, बहुत ही शार्पनेस तरीके से काट करके एकदम जिस शेप में काटना चाहता है उसी शेप में काट के निकाल देता है। लेकिन हम लोग को तो आता नहीं, हम लोग अगर काटने जाएंगे तो जिधर मन तिधर से जाकर के टूट जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्लीन क्लीवेज नहीं हुआ। और लेकिन जो शेप में काट देगा, जिस शेप में काट करके वो निकालना चाहता है उसी शेप में अगर स्मूथली वो काट करके अलग कर देता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्लीन क्लीवेज होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्लीन क्लीवेज होता है, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीन क्लीवेज नहीं होता है, या फिर क्लीन क्लीवेज होता है लेकिन बहुत कम होता है, या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्लीन क्लीवेज क्या होता है बच्चों, महीन होता है। ठीक है, तो ये पांच अंतर आप दिखा देंगे किसमें, अगर पूछेगा सवाल क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या अंतर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर अंतर पूछेगा तो आप ये आंसर लिख देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही लॉजिकल सवाल है और ये सवाल जो है लगभग हर साल ये क्वेश्चन दे ही देता है। हर साल का बात कर रहे हैं, हर साल दो सवाल देता है। कैसे बनाएंगे इसको, पूछा जाता है कांच को हम लोग अतिस्थित द्रव या फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो कांच में जो बच्चों प्रॉपर्टीज होता है, कांच में जो प्रॉपर्टीज होता है बहु उसके कण का जो प्रॉपर्टीज होता है लिक्विड के जैसा फ्लो होने का उसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कि कांच को हम लोग अतिस्थित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें द्रव के जैसा फ्लो होने का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। किसका फ्लो होने का, अक्सर उसके अंदर जो कण उपस्थित होता है उसका कण क्या होता है, द्रव का कण जैसे फ्लो करता है, एक जगह से उलट करके दूसरे जगह चले जाता है, एक जगह से गति करके दूसरे जगह चले जाता है। सेम प्रॉपर्टीज पाया जाता है किसमें, कांच के कण में। कांच का कण में भी द्रव के कण के जैसा फ्लो करने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को क्या कहा जाता है, अतिस्थित द्रव कहा जाता है। उसी का डेफिनेशन देखिए, कांच को अतिस्थित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल अगर देखना है कि सर हम लोग इसको देखेंगे कैसे पता करेंगे, तो आप अगर बहुत पुराना जमाना का घर है, 25-30 साल अगर पुराना घर है, बहुत पुराना घर अगर है, अगर उसका विंडो में, अगर उसका खिड़की में शीशा लगा हुआ है ना, ग्लास लगा हुआ है, अगर आप उसका सरफेस को छुएंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे ही मूव करेंगे, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे विंडो का, तो आपको ऊपर वाला सतह हल्का सा पतला फील होगा, हल्का पतला महसूस होगा, और नीचे वाला सतह जो है हल्का सा मोटा फील होगा, हल्का सा। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि ऊपर वाला यहाँ से जो है कण को फ्लो होकर के नीचे आ गया उसका कण। ठीक है, तो कण यहाँ से जो फ्लो होकर के यहाँ आया, तो वही फ्लो होने का गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है, कांच को अतिस्थित द्रव कहा जाता है। तो सवाल यही पूछा जाता है कि कांच को अतिस्थित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिस्थित द्रव बच्चों याद रहेगा, कांच को अतिस्थित द्रव इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसमें द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण हमें बहुत पुराने घरों में लगे खिड़कियों के कांच को छूने से पता चलता है। बस इतना सा आप लिखेंगे, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है बच्चों ब्रेविस लेटिस। ठीक है, ब्रेविस लेटिस क्या है? तो ये जो सवाल आता है बच्चों क्रिस्टल सिस्टम से आता है। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम को हम थोड़ा सा साइड किए हुए हैं क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का भी एक हम शॉर्ट बनाएंगे। अभी तो सब्जेक्टिव का बना रहे हैं, इसे जो है सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। सॉरी, आपका इसे सब्जेक्टिव का चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस वीडियो से बाहर चले जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ब्रेविस लेटिस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रेविस लेटिस क्या है। तो ब्रेविस एक साइंटिस्ट का नाम है। ब्रेविस क्या है बच्चों? एक साइंटिस्ट का नाम है। वो क्या किया था? वो बोला था यदि किसी ठोस में परमाणुओं या आयनों की व्यवस्था ऐसी हो कि हर बिंदु की स्थिति समान प्रकार की हो तो उस बिंदु की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी डेफिनेशन इसका दे सकते हैं कि ब्रेविस एक साइंटिस्ट था जो कि 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन सा होता है? 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है बच्चों, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, 2 हो गया, ऑर्थोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ठीक है, कितना हुआ? 6। और एक होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्या फिर बोल सकते हैं। ठीक है, ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या किया था? 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में सवाल भी पूछा जाता है कि क्रिस्टल सिस्टम कितना प्रकार का होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो है ये ब्रेविस क्या किया था? ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम है। ये 14 लैटिस तैयार कर दिया था। क्या कर दिया था? 14 लैटिस तैयार किया था। कितना लैटिस? 14 लैटिस तैयार कर दिया था। तो इसीलिए इसको, इसी 14 लैटिस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लैटिस के नाम से जानते हैं। 14 लैटिस का मतलब क्या होता है सर? 14 लैटिस का मतलब होता है कि वो एटम का और आयंस का अरेंजमेंट कर करके जो है डिफरेंट प्रकार का जो है क्रिस्टल सिस्टम तैयार कर दिया था। डिफरेंट टाइप का क्या यूनिट सेल तैयार कर दिया था। तो उसी यूनिट सेल का प्रकार को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? लैटिस कहते हैं। ठीक है, कितना लैटिस तैयार किया था? 14 लैटिस तैयार किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस। तो सवाल पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए याद रखेंगे, ब्रेविस लेटिस की संख्या होती है ब्रेविस। ठीक है, ब्रेविस लेटिस की कुल संख्या होती है। ठीक है, कुल संख्या ब्रेविस लेटिस की बच्चों कुल संख्या याद रखेंगे कितना? 14। एकदम ऑब्जेक्टिव में एकदम चमचमाता हुआ आता है। ऑब्जेक्टिव में बच्चों एकदम चमचमाता हुआ आता है कि ब्रेविस लेटिस का संख्या कुल कितना होता है। सवाल पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ब्रेविस लेटिस से आप क्या समझते हैं या फिर ब्रेविस लेटिस क्या है। तो आपको क्या करना है? डेफिनेशन दे देना है। या तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि किसी ठोस में परमाणु या आयनों की व्यवस्था ऐसी हो कि हर बिंदु की स्थिति समान प्रकार की हो तो उस बिंदु व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस कहा जाता है। या फिर आप एक लाइन में दे सकते हैं कि जब ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में 14 लैटिस तैयार किए थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेविस लेटिस के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे दोनों तरीके से डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे, ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी होती है? टोटल 14 होती है। तो यहाँ से ब्रेविस लेटिस को आप शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से निपटा सकते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये भी जो है समन्वय संख्या भी काफी ज्यादा बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में। तो समन्वय संख्या किसको कहते हैं? देखिए, समन्वय संख्या कहते हैं कि कोई भी परमाणु आयन ये को कितना एटम या आयन टच करता है डायरेक्टली। क्या रखेंगे? टच करता है डायरेक्टली। या तो बोलेंगे कोई भी परमाणु का नियरेस्ट एटम जो होता है उसका पड़ोसी, जिसको बोलते हैं नियरेस्ट। ठीक है, पड़ोसी एटम का कुल संख्या को जो उसको क्या करेगा? डायरेक्टली टच करेगा। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं एक धनायन है, तो इसको जितना ऋणायन टच करेगा, ठीक है, जितना ऋणायन इसको क्या करेगा? घेर करके रखेगा, उसी को क्या कहेंगे? इन चारों को क्या कहेंगे? इस वाले का धनायन का क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु को जितना पड़ोसी वाला परमाणु घेर करके रखता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली टच करता है, उसके संख्या, कोई परमाणु का संख्या कोई क्या कहते हैं?
कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसी वही डेफिनेशन है, जब परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक परमाणु जितने परमाणुओं को टच करता है कैसे, डायरेक्टली टच करता है, उसी परमाणु का संख्या को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल में आपको देना है SCC। ठीक है, SCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या बच्चों, सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, FCC, CCP, इसका FCC, CCP और SCP तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसको तो आप एकदम स्टार मार्क के लिख लेंगे, कोई क्वेश्चन आए ना आए ऑब्जेक्टिव में, ये एकदम कंफर्म आता है। कोई क्वेश्चन आया ना आए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर से दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा। पहला तरीका सवाल का कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं, या फिर समन्वय संख्या क्या है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन देने के बाद एक दो फोटो बना देंगे इस तरह का एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, जरूरी नहीं है 4 ही परमाणु का बनाए, 3 ही भी परमाणु का बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बना देंगे, एग्जाम्पल एक दो बना देंगे इस तरह से, और नीचे लिख देंगे SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आप इसको लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, सिर्फ आपको डेफिनेशन दे देना है और एक दो फोटो बना देना है। ठीक है, हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक कंप्लीट। अगला नेक्स्ट है हम लोग का बच्चों दोष में आता है। ठीक है, शॉर्ट की दोष पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट ठोस में दोष पाया जाता है। ठोस में दोष में जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। शॉर्ट की दोष से आप क्या समझते हैं, दो दोष है इसमें, एक है शॉर्ट की दोष और एक है फ्रैंकल दोष। एक है शॉर्ट की दोष और कौन सा है, एक फ्रैंकल दोष है। तो शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष किसको कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग आ ही जाता है सवाल, या तो शॉर्ट की पूछा जाता है या तो फ्रैंकल दोष पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं शॉर्ट की दोष किसको कहते हैं। तो शॉर्ट की दोष को हम लोग को बच्चों समझने के लिए फोटो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से समझते हैं। शॉर्ट की दोष को बनाते हैं बच्चों, फोटो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, फिर हम आपको डेफिनेशन समझा देंगे और डेफिनेशन इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझेंगे इसको, एकदम आसानी से समझेंगे। देखिए ये हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। हम लोग एक क्रिस्टल बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, आयंस को रखते हैं। किसको रखते हैं हम लोग, आयंस को रखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ M+X-। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर धनायन और ऋणायन ले लेंगे, X-। ठीक है, यहाँ ले लेंगे X-M+, यहाँ ले लेंगे हम लोग M+X-M+ और X-। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितना है बच्चों, 6 आयंस है। 6 आयंस में 6 आयन जो होगा, टोटल 12 आयन है। 12 आयन में 6 आयन जो होगा नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, 6 आयन जो होगा वो X नेगेटिव होगा और 6 जो है पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, ये तो दोनों देखिए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का संख्या अगर सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ये कि क्रिस्टल कैसा है बच्चों, उदासीन है। कैसा है क्रिस्टल, उदासीन है। अब इसमें दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो दोष उत्पन्न बच्चों इसमें इस प्रकार से होता है कि कोई भी किसी भी पॉइंट से इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट हम लोग को बच्चों इसको कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। क्या कौन सा कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। किसी भी पॉइंट से समान संख्या में जब धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, याद रखेंगे क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट से, ठीक है, क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट के से अगर समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, समान संख्या में अगर एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब होगा, एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब होगा, 2 धनायन गायब होगा तो 2 ऋणायन भी गायब होगा। तो धनायन और ऋणायन का समान संख्या में गायब होना किसी क्रिस्टल से कौन सा दोष कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ गायब करें तो गायब कहीं से भी कर सकते हैं आप एक धनायन यहाँ से गायब कर दीजिए और एक ऋणायन आप यहाँ से गायब कर दीजिए। ठीक है, तो कितना, एक धनायन गायब हुआ और एक ऋणायन गायब हुआ। जब समान संख्या में किसी भी क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन, या फिर समान संख्या में अगर किसी क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट कर जाता है, तो वैसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, दोषित हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। अब वो भी दोष कौन सा उत्पन्न हुआ, उस दोष को ही हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सा, शॉर्ट की दोष कहते हैं। ठीक है, कौन सा दोष कहते हैं, उसको शॉर्ट की दोष कहते हैं। और उसी को लिखा हुआ है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से समान संख्या में कैटायन एवं तथा एनायन गायब हो जाते हैं तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को क्या कहते हैं दोस्तों, दो बच्चों शॉर्ट की दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, शॉर्ट की दोष। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ये आप लिख सकते हैं शॉर्ट की दोष का। और साथ ही साथ ये तो बना लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद शॉर्ट की दोष का जैसे आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद ये आपको फोटो बनाना बहुत जरूरी है।
डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, फोटो बनाना होगा। अगर आप फोटो बना दिए तो आपका नंबर कटने का चांसेस 0 हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन के साथ इसलिए फोटो बनाना जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन सिर्फ लिख देते हैं और फोटो के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसको डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो आपका नंबर कट जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, फोटो के साथ पहले डेफिनेशन लिखेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन पूछेगा, पहले आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद एग्जाम्पल देना भी नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल भी देना नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बना देंगे, आपका 100% परफेक्ट आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। 100% आपका आंसर बन जाएगा और वहां से नंबर कटने का चांसेस साफ बहुत कम हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। पहले बढ़ते हैं, फ्रैंकल दोष से क्या आप क्या समझते हैं। शॉर्ट की दोष तो पूछा कि शॉर्ट की दोष से आप क्या समझते हैं, फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं। तो फ्रैंकल दोष को भी अगर समझना है तो हम लोग को फोटो से समझना पड़ेगा। इसको भी फोटो से समझना पड़ेगा सर, हाँ बिल्कुल फोटो से समझना पड़ेगा। इसमें भी सेम हम लोग बनाते हैं, वैसा ही सेम हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एकदम सेम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेम डायग्राम बनाते हैं वैसा ही, और इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको, शॉर्ट की दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है, ठीक है। तो शॉर्ट की यहां भी हम लोग लेते हैं प्लस माइनस अल्टरनेट पोजीशन पर क्या करेंगे, धनायन और ऋणायन को ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, या प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से हम लोग ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें बच्चों दोष कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल का, कोई भी क्रिस्टल का, इस क्रिस्टल का किसी भी लैटिस पॉइंट से धनायन गायब, धनायन क्या होता है, अपना स्थान छोड़ता है। अपना स्थान को छोड़ करके ये जो खाली जगह पड़ा हुआ है, ये जो खाली जगह पड़ा हुआ है, ये जो खाली जगह पड़ा हुआ है, ये जो खाली जगह, इसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। खाली स्थान, अंतराकाशीय स्थल कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में बहुत ही डेंजर हिंदी होता है, इसको क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। अंतराकाशी स्थल क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय स्थल या फिर अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। मतलब किसी भी पॉइंट से एक धनायन निकलेगा, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ से धनायन निकला, और ये धनायन जो है गति करके बेचारा यहाँ से डाइन से यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ से निकला धनायन और कहाँ आ जाता है, इस वाले पोजीशन में यहाँ आ गया। तो धनायन किसी भी पॉइंट से निकल करके किसी भी लेटिस पॉइंट से निकल जाता है, और लेटिस पॉइंट से निकलने के बाद जो है इसी क्रिस्टल का जालक सतह में जाकर के फंस जाता है। इसके कारण जो ठोस में दोष उत्पन्न होता है, उसी दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। तो याद रखने के लिए हम लोग सर कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए एकदम आसान सा बात याद रखेंगे, फ्रैंकल दोष में फंस जाता है, शॉर्ट की दोष में शॉर्ट कर जाता है। शॉर्ट करने का मतलब गायब हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन जैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं या फिर फ्रैंकल दोष क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना होगा आपको। जब किसी आयनिक क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से कैटायन निकलकर लेटिस सरफेस या फिर अंतराकाशीय स्थल या फिर अंतराकाशीय स्थान में फंस जाता है, तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। उसके साथ में बच्चों एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, ठीक है, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। लेकिन बच्चों ये दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। AgBr और AgI में जो है शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। AgBr और AgI में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस इस वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप डेफिनेशन लिखेंगे पहले, डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद याद रखेंगे, एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल लिखने के लिए भूलने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन का नंबर कटा, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग का देखिए डेफिनेशन लिखने के बाद क्या किया, एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, इसका डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने से क्या होगा, हम लोग का एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट आंसर बन जाएगा, नंबर कटने का चांसेस खत्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सवाल पूछा जाएगा, ये जो हम लोग शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन आता है शॉर्ट की एवं फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, उसी का पॉइंट्स को यहाँ क्या करना है, डिस्कस कर देना है। एक तरफ लिखना है शॉर्ट की डिफेक्ट और एक तरफ लिखना है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में वही देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। सर क्रिस्टल का डेंसिटी क्यों घट जाता है, तो अभी तो हम लोग पढ़े कि शॉर्ट की में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। गायब होगा तो कण अगर गायब होगा तो क्या उसका मास कम नहीं होगा,
मास अगर उसका कम होगा तो क्या उसका डेंसिटी कम नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। तो कोई भी क्रिस्टल से देखिए जब धनायन और ऋणायन गायब होगा तो उससे क्या होगा? उसका मास जो है घटेगा क्रिस्टल का। जैसे ही मास घटेगा तो क्रिस्टल का घनत्व भी क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी, अगर वॉल्यूम हम अगर कांस्टेंट मान लें तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का। तो मास जैसे जैसे घटेगा डेंसिटी का भी मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें देखिए ये हो गया हम लोग का कि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी का मान घट जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सा दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है कम हो जाता है? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कौन सा दोष के कारण? शॉर्टकट दोष के कारण। ये सवाल याद रखेंगे, शॉर्टकट दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जी सर। फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष के कारण जो है क्रिस्टल का घनत्व बच्चों अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े कि इसके जो धनायन होते हैं यहाँ से गायब थोड़ी होता है, गायब नहीं होता, वो इसी जालक सतह में आकर के फंस जाता है। तो इस जालक सतह में अगर फंस गया तो इसका कण गायब होगा तब ना उसका मास कम होगा। अब मास कम नहीं होगा तो क्या उसका डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सवाल पूछा जाता है शॉर्टकट डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा है इसमें जो होता है बच्चों धनायन और ऋणायन जो क्रिस्टल लैटिस में होता है, दोनों का आकार जो होता है वो सेम होता है। ये याद रखेंगे, दोनों का आकार क्या होता है बच्चों? सेम होता है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है? सेम होता है। जबकि इसमें अगर बात करेंगे तो धनायन का आकार बच्चों छोटा हुआ आता है। किसमें? धनायन का आकार क्या होता है? इसका धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट इफेक्ट में याद रखेंगे धनायन और शॉर्टकट इफेक्ट प्रदर्शित करने वाला जो क्रिस्टल होगा उसमें जो धनायन ऋणायन प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, उसका आकार क्या होगा? धनायन और ऋणायन का दोनों का सेम होगा या लगभग सेम होगा। लेकिन वही अगर बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन का आकार साइज छोटा होता है और ऋणायन का आकार क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। याद रखेंगे। दूसरा, ये जो दोष उत्पन्न होता है वैसे आयनिक कंपाउंड में उत्पन्न होता है। ये जो दोष होता है शॉर्टकट दोष वैसे आयनिक कंपाउंड में उत्पन्न होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? अधिक होता है ना। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा उस पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? शॉर्टकट इफेक्ट। और लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? निम्न होगा, कम होगा, उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्रैंकल दोष। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस दोष के कारण बच्चों क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या होता है? घट जाता है। तो ये चार डिफरेंस अगर दिखा देंगे, सवाल क्या पूछेगा? शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है? शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है? तो आप आराम से बता सकते हैं। ये चार डिफरेंस दोनों तरफ दिखा देंगे तो आपका 2 मार्क्स का सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? चलिए अगला सवाल, इसी में सवाल आएगा एप सेंटर क्या होता है। ठीक है, एप सेंटर को भी हम लोग फोटो से ही समझना होगा। ठीक है, फोटो से ही समझना पड़ेगा या छोटा सा फोटो बनाते हैं? छोटा सा फोटो से भी हम लोग समझा जा सकता है इसको। छोटा सा भी फोटो से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्रिस्टल है हम लोग का। क्या है बच्चों? ये मान लेते हैं क्रिस्टल है। ठीक है, या फिर फोटो ही बना देते हैं। अच्छा ही फोटो बना देते हैं, क्यों इतना झमेला छोटा सा करना? फोटो ही बना करके समझते हैं। ठीक है, फोटो ही बना करके इसको समझते हैं। वही वाला बड़का फोटो बनाते हैं, मजेदार थोड़ा सा बनता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हम लोग क्रिस्टल बना लिए कुछ इस तरह का। ये ठीक है, बना लिए क्रिस्टल। क्रिस्टल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग समझते हैं कि एप सेंटर हम लोग कहते हैं किसको है। तो अभी हम लोग देखें कि कैटायन था, एक जगह कैटायन था, एक जगह हम लोग क्या ले रहे थे? एनायन ले रहे थे। एनायन ले रहे थे, कैटायन ले रहे थे, एनायन ले रहे थे। ठीक है, एनायन ले रहे थे, कैटायन ले रहे थे, एनायन कैटायन, फिर यहाँ कैटायन एनायन, फिर कैटायन और एनायन। इसमें 2 एप सेंटर किसको कहते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जब कोई भी क्रिस्टल का, जब किसी भी क्रिस्टल का बच्चों, कोई भी क्रिस्टल का, जब किसी भी क्रिस्टल का, आयनिक क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट से ऋणायन गायब होता है। क्या होता है? ऋणायन गायब होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज जो है गायब होता है। तो नेगेटिवली चार्ज गायब होने के कारण यहाँ बन जाता है बच्चों खाली जगह बच जाता है। क्या बच जाता है? खाली जगह बच जाता है, खाली हो जाता है ये जगह। जैसे ऋणायन गायब होता है यहाँ क्या होता है? जगह खाली हो जाता है। और ये जो खाली जगह होता है, इस खाली जगह उपस्थित जो होता है, इसके कारण
क्रिस्टल का जो है उदासीन नहीं रह जाता है। क्रिस्टल क्या होता है, चार्ज होता है। अब कौन सा चार्ज जो ज्यादा हो जाता है, तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी देखिए जितना नेगेटिव रहता है उतना ही पॉजिटिव रहता है। अगर कोई न्यूट्रल है, तो कोई भी उदासीन अगर क्रिस्टल है तो उसमें जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा। लेकिन अगर ऋणायन गायब होगा तो ऑटोमेटिक है, अगर 10 धनायन है कहीं भी, कोई भी क्रिस्टल में 10 धनायन है और 10 ऋणायन है, ठीक है, 10 धनायन है 10 ऋणायन है, उसमें एक ऋणायन गायब हो जाए तो क्या बचा, 10 धनायन बचा और कितना, 9 ऋणायन बचा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, एक धनायन ज्यादा हो गया, तो उसको कहते हैं मेटल का एक्सेस हो जाना, धातु का अधिकता हो जाना। तो इसको धातु आदि के दोष भी कहा जाता है। और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज गायब होता है, ठीक है, एनायन गायब हो जाता है, इसी का स्थान को घेरने आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इसके जगह पर कौन एंट्री मार देता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है, ये हम लोग का क्रिस्टल जो होता है, ये जो क्रिस्टल होता है फिर से पुनः उदासीन हो जाता है। और ये जो नेगेटिव वाले के स्थान पर, ठीक है, कौन किसके स्थान पर, नेगेटिव चार्ज से जहां से निकला था वहां के स्थान पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसी स्थान को कहा जाता है बच्चों एप सेंटर। क्या कहा जाता है, इसी स्थान को एप सेंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी स्थान को एप सेंटर कहा जाता है। कौन सा सेंटर कहा जाता है, इसको एप सेंटर कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से ऋणायन गायब हो जाता है, कौन गायब होता है, ऋणायन गायब हो जाता है, और उस ऋणायन के त्यागे गए स्थान के जगह पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये जो पोजीशन बनता है, इसी पोजीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, एप सेंटर कहा जाता है। और इसी एप सेंटर के कारण क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, रंगीन होता है। क्या होता है, क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किसके कारण जो है क्रिस्टल रंगीन होता है, कहेंगे किसके कारण, एप सेंटर के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, इस पर जब हम लोग का पराबैंगनी किरण पड़ता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके जो है लोअर एनर्जी लेवल से या हायर एनर्जी लेवल में जंप करने लगता है। कौन सा रीजन में, विजिबल रीजन में। कौन सा रीजन में, विजिबल रीजन में जंप करने लगता है। तो ये जो, इसीलिए ये क्रिस्टल क्या करता है, कलर शो करता है। याद रखेंगे कि कोई सवाल पूछेगा एप सेंटर के कारण क्रिस्टल जो है रंगीन होता है, क्यों, तो उसको समझाएंगे। ये जो ऋणायन द्वारा छोड़े गए स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है, यह क्या करता है, विजिबल रे को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद एक ऑर्बिट से जो है मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करता है, वो जंप करने लगता है, जिसके कारण क्रिस्टल क्या करता है, कलर प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या करना, अगर एप सेंटर अगर पूछेगा सवाल बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखना है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित एनायन द्वारा छोड़े गए स्थान को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एप सेंटर कहते हैं। आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद क्या करना होगा, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो बच्चों नंबर कट जाएगा, इसलिए डायग्राम बनाना एकदम जरूरी है। और नीचे स्टार मार्क ये भी लिख लेंगे, एप सेंटर के कारण क्रिस्टल, एप सेंटर के कारण क्रिस्टल कैसे होते हैं बच्चों, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एप सेंटर के कारण क्रिस्टल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। एप सेंटर के कारण क्रिस्टल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ये सवाल आपका एप सेंटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ठीक है, गर्म करने पर व्हाइट जेडेनो, मतलब इसका जो जेडेनो का जो कलर होता है बच्चों, पहले व्हाइट कलर का होता है, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ये कलर चेंज होकर के क्या होता है, पीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसी का सवाल का जवाब है। क्योंकि देखिए आंसर देखना है आपको, क्योंकि जेडेनो को जब हम लोग बच्चों गर्म करते हैं तो जिंक धातु क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जो एनायन द्वारा छोड़े गए स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो ये जो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे हम लोग इसको लिखेंगे जेडेनो। जेडेनो को जब ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आएगा बच्चों जेडन 2+ प्लस ऑक्सीजन पर आया जाएगा कितना, 2-, क्या जाएगा ऑक्सीजन पर 2-। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, ऋणायन द्वारा जो छोड़ा गया स्थान है, इसका जो इससे मतलब लैटिस पॉइंट से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उसका जगह को कौन घेरेगा जाकर के, जिंक जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था। जिंक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, ये कब होगा, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, जब ये लिखेंगे, जब जिंक जेडेनो को हम लोग गर्म करते हैं तो जिंक क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लॉस जो करता है वही इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा छोड़े गए स्थान को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के कारण इसका कलर जो है पहले व्हाइट रहता है, व्हाइट से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अभी अभी हम लोग पढ़े एप सेंटर के कारण क्या हो जाता है, क्रिस्टल का कलर रंगीन हो जाता है। तो रंगीन किसी भी कलर का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रिस्टल को आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सवाल अगर पूछेगा एप सेंटर गर्म करने पर व्हाइट जेडेनो पीला हो जाता है, क्यों, तो आप आंसर इतना दे सकते हैं, क्योंकि जेडेनो को गर्म करने पर
जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है, जो एनायन द्वारा छोड़े गए स्थान को ग्रहण कर लेता है तथा एफ सेंटर बना लेता है। फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। पट यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखेंगे पर पीला हो जाता है। तो आपको ये भी लिखना है, रिएक्शन भी आपको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का बच्चों का कि अनुचुंबकीय सब्सटेंस है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो वैसा पदार्थ होता है बच्चों, 2-3 तरीके से इसको बता सकते हैं। वैसा पदार्थ होता है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो वो क्या करेगा, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, दुर्बल रूप सॉरी प्रतिकर्षित आकर्षित करता है, दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। या फिर ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस होगा, वैसा ठोस होगा जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। आप अगर कुछ याद ना आए तो एक लाइन याद रखेंगे सिंपल सा, कि वैसा पदार्थ होगा जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित रहेगा तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। क्या उसको कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, उसी को लिखा हुआ वह ठोस पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है, उसी को हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कम से कम इसमें बच्चों कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी अगर कोई भी सब्सटेंस में अगर उपस्थित रहता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो ये जो होता है बच्चों, या मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है बच्चों रंगीन होता है। कैसा होता है, कलर शो करता है, रंगीन होते हैं। ये दोनों बात को याद रखेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, वह ठोस पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। या फिर कह सकते हैं वैसा सब्सटेंस जिसमें कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल, अगर आपको ये पहचानना है कि सर इन सबको हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे समझेंगे, ठीक है, तो इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो मेरा इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप सर्च मारेंगे उसमें, या फिर जाकर के वीडियो का जाकर के देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का वीडियो देखेंगे, वहाँ सब कुछ बताया गया है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं, फिर हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कलरलेस का कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर पूछेगा तो डेफिनेशन लिखना है, साथ में एग्जांपल लिखना है, और मौका मिले तो इसका भी लिखने का प्रयास करना है, इसको भी लिख देना है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपको बच्चों, परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आता है तो। नेक्स्ट अगला पूछेगा बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ठोस पदार्थ होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। या फिर इसी को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ होगा जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, जोड़ा में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, पेयर में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, यह रंगहीन होते हैं, या क्या होते हैं बच्चों, रंगहीन होते हैं। क्या रखेंगे इसको याद, ये कैसा होता है बच्चों, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो आपको अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा ठोस पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक है, भगा देता है, धक्का देकर भगा देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। या फिर अब दूसरा डेफिनेशन अगर याद रखना चाहें तो एकदम आसान वाला याद रखेंगे, बोलेंगे वैसा ठोस पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिटल में पेयर में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सब एग्जांपल आप याद रखेंगे। इसका भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको बताया ही कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जैसे एग्जांपल कैसे लिखें, इसको अगर जानना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक बार जाकर के वीडियो कम डिटेल में देख लेंगे। डिटेल में देख लेंगे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट सवाल है हम लोग का बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ने मिलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ने मिलेगा, तो आपको पढ़ने मिलेगा बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी मिलेगा, उसी में हम लोग को एन टाइप अर्धचालक को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग अभी शॉर्टली हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का बात क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, डायग्राम से हम लोग को बच्चों ज्यादा समझ में आएगा, डायग्राम से बना समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है क्या, ये हम लोग जो ये जो क्रिस्टल अर्धचालक का जो बात करते हैं वो किसका बात करते हैं हम लोग बच्चों, सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं। किसका सिलिकॉन बनाते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं। और क्योंकि हम लोग पी टाइप का बात कर रहे हैं, पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग, ट्राइवैलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं। कौन सा वैलेंट को बच्चों, ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट कौन होता है, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी बच्चों 3 होता है। कितना होता है, 3। और एक जगह बच जाता है बच्चों वैकेंट स्पेस, यहाँ बच जाता है खाली, यहाँ बच जाता है खाली, क्योंकि एक वैलेंसी इनका कम रह जाता है। क्या रह जाता है, कम रह जाता है। यहाँ बन जाता है बच्चों होल्स, क्या बन जाता है, होल्स। और ये होल्स के कारण ही इनका कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, चालकता बढ़ जाता है। होल्स के कारण क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे क्या, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे वैसा वह सेमीकंडक्टर जिसमें जिसके चालकता को बढ़ाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन के साथ क्या करना है, शुद्ध सिलिकॉन के साथ, या फिर बोल सकते हैं शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल में क्या 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 चीज को मिलाते हैं हम लोग, ट्राइवैलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट, मतलब त्रिसंयोजी तत्वों को हम लोग मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, चालकता को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन का। तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसी का डेफिनेशन लिखना है क्या, वह सेमीकंडक्टर जिसे प्राप्त करने के लिए शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में ग्रुप 13 या ट्राइवैलेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आपको देखना क्या है, ये डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के बाद बच्चों ये डायग्राम बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। डेफिनेशन के बाद आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, नंबर काट लेगा, रोने रोते वैसे ऐसे आएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉपर ढंग से कैसे बनाना है सवाल को वो आज हम बता रहे हैं, तो आपको एकदम प्रॉपर ढंग से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग का क्या है, अच्छा नेक्स्ट सवाल नहीं है, हम लोग का पॉइंट है, इसका पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए क्या है इसमें बच्चों, सेमीकंडक्टर का चालकता क्या होता है, होल्स के कारण, ये वो जो होल्स बनाए उसी के कारण बढ़ता है। सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल का चालकता जो है किसके कारण बढ़ जाता है, तो याद रखेंगे होल्स जो उसमें खाली जगह जो बच जाता है, ठीक है, उसके कारण होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। फिर ग्रुप 13 के तत्व बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, ग्रुप 13 का तत्व जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इसमें अशुद्धि में ट्राइवैलेंट तत्वों को मिलाते हैं। ठीक है, ट्राइवैलेंट जिसका आउटर मोस्ट में वैलेंसी कितना होगा बच्चों, 3 होगा, उस तत्व को क्या करते हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करते हैं। मतलब ये कि जब शुद्ध सिलिकॉन को के साथ में हम लोग किसको मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट एलिमेंट को, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप 13 का तत्व को मिलाते हैं, तो हम लोग को कौन सा सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। वही इसका गोतिया है एक, जिसको कहते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, किससे, एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वह सेमीकंडक्टर जिसे प्राप्त करने के लिए हम लोग शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं, ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, ग्रुप 15 के तत्व को, या पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसी को देखिए, इसी फोटो के माध्यम से समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद यही फोटो बना लेंगे सेम। चलिए हम इधर बना देते हैं, फोटो बना देते हैं, आपको फोटो इसका बना ही देते हैं, बनाने में ज्यादा देर थोड़ी लगेगा। आपको प्रॉपर ढंग से आज बता ही रहे हैं, तो एक वीडियो में पूरा कंप्लीट बताएंगे, पूरा हम लोग कंप्लीट सीखेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हर जगह क्या लेते हैं बच्चों, सिलिकॉन, क्या लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन लेते हैं, हर जगह सिलिकॉन लेंगे, ले लिए सिलिकॉन, ले लिए सिलिकॉन। ओके ओके ओके, टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय। सिलिकॉन का वैलेंसी कितना बच्चों, 4, सिलिकॉन का वैलेंसी कितना, 4। ठीक है, दीजिए 4 वैलेंसी सबका कंप्लीट कर दिए। अब क्या करते हैं, सिलिकॉन का एक पोजीशन को खाली करते हैं यहाँ, और यहाँ लाते हैं हम लोग आर्सेनिक को। किसको लाते हैं, आर्सेनिक को।
ठीक है। आर्सेनिक होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट, मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो 5 में से तो 4 वैलेंसी तो सिलिकॉन के साथ में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 4 वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट कर लेगा, सिलिकॉन के साथ। 1 2 3 और 1 4, और भी इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और यही बच जाता है बस इसको कहते हैं हम लोग बच्चे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसका चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर का जब डेफिनेशन लिखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर डेफिनेशन के साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। पहले आप लिखेंगे इसको कि वह सेमीकंडक्टर जिसे प्राप्त करने के लिए शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में ग्रुप 15 या फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। फिर हम लोग को क्या करना है, उसके पीछे फोटो बनाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे ठीक फोटो डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने के बाद ये कुछ पॉइंट है, इसको भी आपको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें पेंटावेलेंट के रूप में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और एमसी को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन गायब है। कौन गायब है, नाइट्रोजन गायब है। तो नाइट्रोजन को गायब करने का मतलब है कि नाइट्रोजन को, सर नाइट्रोजन भी पेंटावेलेंट ग्रुप 15 का तत्व है, तो इसको क्यों नहीं मिलाते हैं। तो बच्चों इसमें जो होता है डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहने के कारण हम लोग नाइट्रोजन को अशुद्धि के रूप में क्रिस्टल में नहीं मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, एंटीमनी को, इधर 5 वैलेंसी वाला को मिलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। ठीक है, वो लिख दिए हम। उसके बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण चालकता बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर का, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण। तो पी टाइप में याद करेंगे होल्स के कारण, और एन टाइप में याद रखेंगे किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला है सवाल बच्चों, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्णन करें। ठीक है, वर्णन करने के लिए सवाल पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, यही एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि बैंड थ्योरी के आधार पर आप क्या करिए, चालक, कुचालक, अर्धचालक का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना, पहले आपको बैंड थ्योरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पहले बैंड थ्योरी लिखना पड़ेगा। बैंड थ्योरी क्या होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा बैंड। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ऊर्जा बैंड, बैंड बजा बात, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठीक है, जब क्या होता है बच्चों, ढेर सारा परमाणु आपस आता है, एक दूसरे के नजदीक आता है। जब एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा स्तर जो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है, आपस में मिल जाता है। तो लगातार ऊर्जा का जो है पतला पतला फिर पट्टी बनता है। ठीक है, उस पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंड। क्या कहते हैं उसको, एनर्जी बैंड कहते हैं। मतलब ये कि जब परमाणुओं को, ढेर सारा परमाणु को एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसका एनर्जी लेवल जो होता है, ठीक है, उसका एनर्जी जो होता है उसको काफी ज्यादा नजदीक आता है। काफी ज्यादा नजदीक आने के कारण एक बैंड बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहा जाता है। उसी को लिखेंगे हम लोग एनर्जी बैंड। पहले बैंड लिखेंगे, एनर्जी बैंड क्या होता है, जब बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के पास आकर ठोस बनाते हैं, पास आकर ठोस बनाते हैं, ऐसे नहीं, वो क्या करता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करता है। क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर आपस में मिल जाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी लेवल जो होता है आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, लगातार ऊर्जा स्तरों की पट्टियां बन जाती है, मतलब एक दूसरे का बहुत छोटा छोटा महीन जो पट्टी बन जाता है एक दूसरे से मिलने के बाद, उसी पट्टी को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड कहा जाता है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा एनर्जी बैंड। ठीक, उसके बाद एनर्जी बैंड लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ऊर्जा पट्टियों का मुख्य प्रकार कौन कौन सा होता है। इसमें 2 बैंड होगा, एक होगा हम लोग का वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड वो बैंड होता है, वह ऊर्जा पट्टी होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी परमाणु का आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा, बाहरी कक्षा जो होगा, उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है समान ताप पर भरा हुआ रहता है, समान तापमान पर क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, सब याद रखेंगे, वह ऊर्जा पट्टी होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, उसी को क्या कहता है, वैलेंस बैंड कहा जाता है। और वह एनर्जी पट्टी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, गति कर सकता है, मतलब वैलेंस बैंड से स्वतंत्र रूप से गति करके उस वैलेंस खाली बैंड में जा सकता है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, लोअर एनर्जी लेवल वाले, लोअर एनर्जी वाले एनर्जी बैंड को कहा जाता है वैलेंस बैंड, और हायर एनर्जी बैंड वाले एनर्जी बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड। और ये वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में जाता है, जिसके कारण करंट वगैरह फ्लो होता है।
ठीक है। तो दूसरा याद रखें, कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो वह ऊर्जा पट्टी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, गति कर सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसके कारण ही क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मतलब लोअर एनर्जी वैलेंस सेल और आउटर ऊपर में जो होता है एक्साइटेड स्टेट उनको कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। आउटर बाहर हायर एनर्जी लेवल में जो होता है उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो वैलेंस सेल के ऊपर जो हम लोग का बैंड होता है, एनर्जी बैंड होता है, उसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप उपस्थित होता है, जब खाली जगह उपस्थित रहेगा, उसी खाली जगह को क्या कहा जाता है, फॉरबिडन गैप कहा जाता है, ठीक है। और यही लिखा हुआ है, यह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का अंतर होता है, ठीक है। इसे हम लोग एनर्जी गैप भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। दो एनर्जी लेवल के बीच के खाली स्थान मतलब गैप को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी गैप कहा जाता है। नेक्स्ट अब इसका बात करेंगे सर कंडक्टर किसको कहेंगे, चालक किसको कहेंगे, इसके आधार पर। तो चालक बच्चों उसको कहेंगे, हम लोग दो बैंड लिए हैं, एक लिए हम लोग वैलेंस बैंड और एक लिए हैं कंडक्शन बैंड। आपको क्या बोले हम, आपको बोले कि ठीक ऊपर वाला जो बैंड होगा वो कौन सा बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, और नीचे वाला क्या होगा बच्चों, बैलेंस बैंड होगा, ठीक है। लोअर एनर्जी वाला जो बैंड होगा वो क्या, कौन सा बैलेंस बैंड होगा, और ऊपर हायर एनर्जी वाला जो होगा वो कंडक्शन बैंड होगा। और बैलेंस बैंड अगर और कंडक्शन बैंड अगर आपस में ओवरलैप कर जाता है, ये हो गया दोनों का कॉमन एरिया, इसमें जो है दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। बैलेंस बैंड का भी अंश उपस्थित है और कंडक्शन बैंड का भी, ऐसा ये वाला हिस्सा में जो है दोनों का कॉमन एरिया है। मतलब ये अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर जाता है बच्चों, ओवरलैप कर जाता है। मतलब इस वाले हिस्से में जो है बैलेंस बैंड का भी हिस्सा है और इसका कंडक्शन बैंड भी है। जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, कौन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों प्रेजेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ये आसानी से गति करके किसके तरफ जाने स्टार्ट कर देता है, कंडक्शन बैंड की तरफ, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये किसके तरफ व्यवहार करता है, चालक की तरफ। उसी को लिखा हुआ है वैसा ठोस पदार्थ होगा जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर जाता है बच्चों, ओवरलैप कर जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर आसानी से गति करने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर फोटो लिखना चाहते हैं नीचे लिख लेंगे, फिगर किसका हम लोग बनाए, कंडक्टर का, ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ कंडक्टर का, इस डेफिनेशन के साथ कंडक्टर का, साथ ही साथ आप फोटो भी ड्रॉ करेंगे। अगर फोटो ड्रॉ नहीं किया तो नंबर कटने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्शन बैंड में क्या, सॉरी इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर हम लोग कहते हैं बच्चों कुचालक, किसको कहते हैं, कुचालक, ठीक है। तो कुचालक किसको कहते हैं, यहाँ क्या होगा, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, बैंड है बच्चों कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये कौन सा है, बैलेंस बैंड। अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप को हम लोग क्या कहें, एनर्जी गैप कहें, क्या कहें, एनर्जी गैप। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का के बीच का एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा होता है तो वैसे ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप बहुत अधिक हो, तो वैसे ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं या फिर कुचालक कहते हैं। वही अगर नेक्स्ट है हम लोग का कि सेमीकंडक्टर, सर किसको कहेंगे, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर से थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा और इंसुलेटर से थोड़ा सा गैप क्या होगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच का कम होगा। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से अगर कम हो तो ऐसे कंडीशन में इससे करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा, कब नहीं होगा, तो कमरे के ताप पर बच्चों नहीं होगा, ठीक है। कमरे के ताप पर जो है, कमरे के ताप पर सेमीकंडक्टर कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन कमरे के ताप से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करके कहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, कमरे के ताप पर ये किसके तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह। कमरे के ताप से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके जाना स्टार्ट कर देगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ये हम लोग का कौन सा है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये कौन सा है हम लोग का, बैलेंस बैंड। अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हीट करने के बाद अगर जाता है तो हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर का चालकता क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप इसका जो लिखेंगे वैसा ठोस पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप चालक से अधिक तथा कुचालक से कम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और नीचे जो है स्टार मार्क के एक पॉइंट लिख लेंगे, ताप बढ़ाने पर
सेमीकंडक्टर की चालकता, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है। ठीक है, ताप बनाने पर सेमीकंडक्टर का चालकता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आपको सॉलिड स्टेट का बच्चों इतना सा ही सवाल करना है। ठीक है, लास्ट वाला जो सवाल है हम लोग का ये 5 मार्क्स का है, इसको आप बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, बैंड थ्योरी सवाल ऐसे ही पूछाएगा, बैंड थ्योरी के आधार पर चालक कुचालक अर्धचालक में क्या अंतर है। ठीक है, या फिर वर्णन इसका करें, तो आपको यहाँ से चालू करना है, डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा देना है, सेमीकंडक्टर तक। यहाँ तक लिख करके कंप्लीट करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 क्वेश्चन। तो बाकी जितना भी देखे इसमें सॉलिड स्टेट में टोटल 16 क्वेश्चन था, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा, बैंड थ्योरी। तो आप याद रखेंगे बैंड थ्योरी को 5 नंबर के लिए तैयार करना है, बाकी जितना भी इससे पहले टॉपिक देखे सबके सब शॉर्ट के लिए तैयार करना है। तो आपको सॉलिड स्टेट में बच्चों इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ेंगे और इतना से ही आपका सवाल जो है धड़धड़ाते हुए चले जाएगा। इसी में से आपको याद रखना है, इसी में या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग को बना के आना है। ठीक है, इसी में से सवाल को बना के आना है। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना जरूर, बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अगर घबराया हुआ है कि सॉलिड स्टेट तैयारी नहीं हुआ है, सॉलिड स्टेट को शॉर्टली हम तैयारी कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से जो है डेली का डेली हर एक चैप्टर का शॉर्ट और लॉन्ग कैसे कैसे पूछा जाता है, शॉर्टली हम आपको बताते चले जाएंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू।